उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस बॉस, मैंने खुद तसल्ली कर ली है, वो मेकअप में नहीं है और ना ही उनके सामान से ऐसी कोई मशकूक चीज़ बरामद हुई है। इनके कागजात भी दुरुस्त हैं और स्याहों के ही हैं। पैट्रिक ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैंने खुद L-64 हेलीकॉप्टर के जरिए इनका खात्मा कर दिया है। और तुम जानते हो कि L-64 नाकाबिल शिकस्त है। जब तुमने पहली बार मुझे रिपोर्ट दी थी तब भी मुझे यकीन था कि वो लोग नहीं हो सकते। हाँ, अगर एक आदमी होता तो शायद वो किसी ना किसी तरह बच गया होगा, लेकिन सारे के सारे सही सलामत हो नामुमकिन था। बहरहाल तसल्ली हो गई, ये अच्छा है। अब तुम स्पेशल सप्लाई लेकर आओ। उसके बाद मैडम जैकी की जगह तीसरा डायरेक्टर चुनने के लिए मैं मीटिंग कॉल करना चाहता हूँ। हेनरी ने इंतहाई मुतमिन लहजे में कहा, यस बॉस, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। वैसे एक दरख्वास्त है, अगर कबूल फरमाए तो। पैट्रिक ने कहा, दरख्वास्त? कैसी दरख्वास्त? हेनरी ने चौंक कर पूछा। बॉस, नाराक में मेरी एक फ्रेंड है बारबरा, वो आजकल क्राम सिटी आई हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो उसे मैं हेडक्वार्टर ले आऊं, सिर्फ चंद दिन रहकर चली जाएगी। पैट्रिक ने बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, बारबरा? ये कौन है? पहले तो तुमने इसका कभी जिक्र नहीं किया। हेनरी ने चौंकते हुए कहा, बॉस, इसके बगैर मैं अपने आप को बेहद तन्हा महसूस करता हूँ और उसे नाराक से बुलवाया था कि चलो मुलाकात हो जाएगी। अब वो कहती, बॉस, इंतहाई बेज़रर और आम सी औरत है। अगर आप इजाज़त दे दें तो वह हेडक्वार्टर में मेरे पास 2-4 रोज़ रह लेगी। इसके बाद उसे वापस भेज दूंगा। हर किस्म की जिम्मेदारी मेरी होगी बॉस। पैट्रिक ने कहा, तुम्हें तो मालूम है कि हेडक्वार्टर में कोई गैर मुतल्लिक आदमी दाखिल नहीं हो सकता। फिर अब तो मैं नए डायरेक्टर के लिए स्पेशल मीटिंग कॉल करना चाहता हूँ। हेनरी ने तज़बज़ब भरे लहजे में कहा, बॉस, वो मेन हेडक्वार्टर में तो नहीं आएगी, सिर्फ जीरो विंग में मेरे पास रहेगी। आप यकीन करें, वो बिल्कुल आम सी औरत है और ज़ेर ज़मीन दुनिया से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने भी उसे सिर्फ इतना बताया हुआ है कि मैं यहाँ एक लेबॉर्ट्री में मुलाजिम हूँ और बस। वैसे मीटिंग से कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जिससे चाहे डायरेक्टर नामज़द कर दें। पैट्रिक ने कहा, लेकिन तुम डायरेक्टर हो, तुम हो सकता है कोई एतराज़ करो। हेनरी ने कहा, बॉस, जब आप मुझ पर इतने मेहरबान हैं तो फिर मैंने क्या एतराज़ करना है? मैं तो आपका एहसानमंद हूँ और रहूँगा। पैट्रिक ने कहा और हेनरी के लबों में बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तो फिर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं, मैं जिसे चाहूँ नामज़द कर दूँ। हेनरी ने कहा, बिल्कुल बॉस, बिल्कुल, आप मालिक मुख्तार हैं। पैट्रिक ने फौरन जवाब दिया, जैकुलीन को जानते हो? वुडलैंड की जैकुलीन? हेनरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ। पैट्रिक ने कहा, अगर मैं उसे नामज़द कर दूँ तब सोच लो, वो तुम्हारी मुखालिफ रही है। हेनरी ने कहा, ठीक है बॉस, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं तो मैं क्या एतराज़ कर सकता हूँ? पैट्रिक ने जवाब दिया, ओके ठीक है, अब मेरी तसल्ली हो गई। अब मीटिंग की ज़रूरत नहीं और तुम बेशक अपनी बारबरा को ले आओ यहाँ। उसे 1 हफ्ता रखो, महीना रखो, चाहे सारी उम्र के लिए रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं स्पेशल कंप्यूटर को हिदायत जारी कर दूंगा। हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, थैंक यू बॉस, थैंक यू। पैट्रिक ने खुश होते हुए जवाब दिया, ओके। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा और रसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे, क्योंकि जैकुलीन भी हेनरी की पुरानी दोस्त थी। वो इकट्ठे ही जराइम की दुनिया में आए थे और फिर तवील अरसा तक इकट्ठे रहे थे। उसके बाद जैकुलीन तिरमिजी की तरफ झुक गई और हेनरी का इससे झगड़ा हो गया, लेकिन बादुसा उनकी सुलह हो गई। लेकिन इस दौरान हेनरी जैकी की तरफ माइल हो चुका था। इसके बाद उसकी नज़र इंतखाब जैकुलीन पर पड़ी, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल थी कि जैकुलीन और पैट्रिक की एक दूसरे की जानी दुश्मन थे और पैट्रिक बहरहाल डायरेक्टर था। अगर उसका वोट खिलाफ चला जाता तो जैकुलीन डायरेक्टर ना बन सकती थी। आज ये मसला भी हल हो गया। पैट्रिक ने अपनी दोस्त बारबरा को हेडक्वार्टर ले आने के चक्कर में एतराज़ खत्म कर दिया। इस तरह हेनरी ने एक तीर से 2 निशाने ले लिए थे। पैट्रिक भी एहसानमंद हो गया और जैकुलीन भी हेडक्वार्टर में आ जाएगी। उसने दोबारा रिसीवर उठाया और हेनरी को हिदायत जारी की कि जीरो विंग स्पेशल कंप्यूटर में ये फीड कर दिया जाए कि बॉस पैट्रिक के साथ एक औरत हेडक्वार्टर में आएगी जिसका नाम बारबरा है। उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी जाए और फिर रिसीवर रखकर उसने एतमीनान से एक साइड पर पड़ी हुई किताब उठा ली ताकि उसका मुतालिया कर सके। नाराग फॉर वर्डिंग एजेंसी की इमारत खासी बड़ी और शानदार थी। बड़े हाल के कमरे में 10 के करीब ट्रक खड़े थे, जबकि एक साइड पर एक शीशे का कैबिन बना हुआ था जिसके दरवाजे पर मैनेजर की तख्ती लगी हुई थी। सुर्ख रंग की मखसूस जीप बिल्डिंग के सामने आकर रुकी और फिर इस जीप से इमरान नीचे उतरा। उसके साथ जूलिया थी, जो इस वक्त एक और मेकअप में थी। जूलिया ने इंतहाई भड़कदार लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर ऐसा मेकअप था जैसे आमतौर पर निचले दर्जे की औरतें नुमाइश करती हैं। इमरान इस वक्त पैट्रिक के मेकअप में था। उसने कशमशी
रंग का सूट पहन रखा था और उसके कॉलर होल में सुर्ख रंग का प्लास्टिक का बना हुआ फूल लगा हुआ था। जीप से उतरकर इमरान ने जूलिया का हाथ बड़ी बेतकल्लुफी से पकड़ा और मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गया। जूलिया इस तरह नखरे से चल रही थी जैसे वो हसीनाए आलम हो और इस वक्त हसीनाए आलम का चैलेंज जीतकर पब्लिक में आ रही हो। इमरान बार बार बड़ी मीठी नजरों से जूलिया को देखता और जूलिया भी मुस्कुराकर उससे देखती और फिर सर झटक कर आगे बढ़ जाती। हाल कमरे में मौजूद अफराद से इमरान और जूलिया दोनों को बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रहे थे। उनके लबों में हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन इमरान और जूलिया उनकी परवाह किए बगैर मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ने कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जूलिया उसके पीछे थी। सामने बड़ी मेज के पीछे एक अधीर उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो पैट्रिक को अंदर दाखिल होता देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। आप आ गए बॉस, मैनेजर ने मौतबाना लहजे में कहा। हाँ, ये हमारी दोस्त बारबरा है, ये भी हमारे साथ हेडक्वार्टर जाएगी। इमरान ने बड़े नखूत भरे अंदाज में कहा। यस बॉस, मैनेजर ने जूलिया के सामने एहतरामन सर झुकाते हुए कहा। सप्लाई तैयार है? इमरान ने पूछा। यस बॉस, बिल्कुल तैयार है, आइए मुआयना कर लीजिए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, मैनेजर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। मैनेजर ने मुड़कर अपनी पुश्त पर मौजूद अलमारी के पट खोले और हाथ अंदर डाल के कोई बटन दबाया तो अलमारी तेजी से एक तरफ खिसक गई। अब दूसरी तरफ नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देने लगी थी। आइए बॉस, मैनेजर ने एक तरफ फटते हुए कहा। तुम चलो, मैं और बारबरा इकट्ठे तुम्हारे पीछे आएंगे, इमरान ने कहा और मैनेजर ने एक लम्हे के लिए हैरत भरी अंदाज में इमरान को देखा, फिर कंधे चटक कर सीढ़ियां उतरने लगा। इमरान और जूलिया उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर ठोस दीवार थी। मैनेजर ने आखिरी सीढ़ी की दाएं कोने में मखसूस अंदाज में पैर मारा तो दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में सिमट गई और वो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया। ये एक बहुत बड़ा हाल कमरा था जिसमें जो आगे पीछे बड़े बड़े बंद बॉडी के 4 ट्रक खड़े थे। ट्रकों पर गहरा संतरंग किया गया था और इस पर सुर्ख रंग की धारियां बड़ी उम्दगी से लगाई गई थी। ट्रकों के साथ 4 लंबे तड़के आदमी मौजूद थे। इन सब ने भी ट्रकों के रंग जैसा लिबास पहना हुआ था। इन चारों ने इमरान को देखते ही बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया। इमरान ने सर हिला दिया। उन्हें ओपन करो साहब, चेक कर लें, मैनेजर ने इन चारों अफराद से मुखातिब होकर कहा और चारों तेजी से ट्रकों की तरफ बढ़े। उन्होंने ट्रकों के पीछे बम्परों के नीचे लगे हुए लीवर खींचे तो ट्रकों की उकवी 4 दरमियान से फटकर साइडों पर सिमट गई और ट्रकों के अंदर मुख्तलिफ किस्म का सामान भरा हुआ था। 2 ट्रकों पर खाने पीने के सामान के बंद डब्बे और 2 ट्रकों पर मशीनरी थी। ठीक है बॉस, मैनेजर ने मौतबाना लहजे में कहा। हाँ ठीक है, बंद कर दो, इमरान ने कहा और ड्राइवर ने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रक बंद कर दिए। सर इजाजत है, एक ड्राइवर ने मैनेजर और इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ जाओ, मैनेजर ने और इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ड्राइवर तेजी से ड्राइविंग सीटों की तरफ लपके। मैनेजर ने दीवार की एक साइड पर एक बॉक्स नुमा मशीन के नीचे लगा हुआ सुर्ख रंग का हैंडल खींचा तो कमरे के सामने की दीवार किसी ढक्कन की तरह ऊपर उठती चली गई। सड़क नुमा रास्ता अब ऊपर को चढ़ता दिखाई दे रहा था। सबसे पहला ट्रक स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ गया, बाकी ट्रक भी उसके पीछे चल पड़े। आइए सर, आप तो जरा ठहर कर जाएंगे, कुछ पीने पिलाने का काम हो जाए, मैं मैडम को 100 साल पमानी विस्की पेश करना चाहता हूँ, मैनेजर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, मैडम को शॉपिंग करना चाहती हैं इसलिए वहां वक्त लग जाएगा, थैंक यू, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा और जूलिया का हाथ पकड़े वापस दफ्तर की तरफ आ गया। मैनेजर इस बार पीछे था। दफ्तर से निकलकर इमरान दोबारा अपनी जीप में बैठा। जूलिया उछलकर साथ वाली सीट पर बैठ गई और इमरान ने जीप आगे बढ़ा दी। अब ड्राइवरों की जगह साथी लेंगे या? जूलिया ने जीप चलते ही कहा। नहीं, ड्राइवर मखसूस हैं और वहाँ चेकिंग कंप्यूटर है, इनकी तफसीलात फीड हैं, इसके अलावा दूसरे अफराद नहीं जा सकेंगे, इसलिए सफदर और दूसरे साथियों को इन ट्रकों के अंदर सवार कराना होगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। फिर उसने जीप एक चौक से मोड़कर बाहर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। उसके इख्तिताम से जरा पहले एक इमारत ज़ेर तामीर थी। जैसे ही इमरान की जीप वहाँ पहुंची, एक दीवार की आड़ से सफदर बाहर आ गया। इमरान ने जीप रोक दी। जल्दी करो, अंदर बैठ जाओ, इमरान ने कहा और सफदर के पीछे तनवीर और कैप्टन शकील भी दीवार की आड़ से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद वो जीप में सवार हो चुके थे। इमरान ने जीप आगे बढ़ा दी। जीप का पिछला हिस्सा बंद था, इसलिए वो बाहर से नजर ना आ सकते थे। पिछले ट्रक में खासी गुंजाइश मौजूद है, लीवर बम्पर के नीचे है और चलते हुए ट्रक में दरवाजा भी खोलना है और अंदर भी दाखिल होना है, इमरान ने उन्हें समझाते हुए कहा। लेकिन अंदर तो ताज़ा हवा ना जा सकती होगी, जूलिया ने कहा। यही तो बता रहा हूँ, अंदर दाखिल होने के बाद अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम लोग इस वक्त अंदर दाखिल होगे। जब हेडक्वार्टर नज़दीक आ जाएगा उसके बाद जूलिया जीप चलाएगी और मैं बाहर से ट्रक को बंद करूंगा। इतनी हवा बाहर हाल अंदर मौजूद होगी कि तुम लोग हेडक्वार्टर के अंदर तक जिंदा सलामत पहुंच सको, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा।
अंदर फिर क्या पोजीशन होगी? जाहिर है ड्राइवरों ने तो वहां मौजूद होंगे। उसने सफ्तर ने कहा, मैंने पैट्रिक से सब कुछ उगलवा लिया है, मुकम्मल तफसीलात। वो खासा सख्त जान वाक़या हुआ है, लेकिन जब उसकी 2-4 हड्डियां मुसलसल टूटी तो उसने सब कुछ बता दिया। हेडक्वार्टर के जीरो विंग के स्पेशल गेट से ट्रक अंदर जाते हैं। ये गेट एक पहाड़ी टीले के नीचे है। इस पहाड़ी टीले की निशानी ये है कि उसके ऊपर जाकर 2 सतून से बन जाते हैं। जैसे ही ट्रक वहां पहुंचेंगे, पहले ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरेगा और टीले के ऊपर चढ़कर पहले एक सतून को मखसूस अंदाज में हिलाने की कोशिश करेगा, फिर दूसरे को, इसके बाद वो नीचे उतर आएगा और दूसरा ड्राइवर यही अमल करेगा। इस तरह चारों ड्राइवर ऐसा करेंगे तो नीचे मौजूद स्पेशल कंप्यूटर इस दौरान उन्हें चेक कर लेगा। इसके बाद मैं और जूलिया टीले पर जाएंगे। पैट्रिक चूंकि डायरेक्टर है, इसलिए उसका आम अंदाज में चेक नहीं किया जाता, बल्कि ये कॉलम में लगा हुआ सुर्ख फूल स्पेशल इजाजतनामा है। इस फूल को जैसे ही दोनों सतूनों से बारी बारी टच किया जाएगा, कंप्यूटर ओके कर देगा और जूलिया सिर्फ अपना नाम बताएगी, बारबरा, और कंप्यूटर ओके कर देगा। फिर हम नीचे उतर जाएंगे और टीला खुद ब खुद एक तरफ हट जाएगा। पहले ट्रक अंदर जाएंगे, उसके बाद हमारी जीप, ट्रक और जीप एक बड़े हालनुमा कमरे में जाकर रुक जाएंगे। ड्राइवर एक मुल्हिका कमरे में चले जाएंगे, जहां इस वक्त तक रहेंगे जब तक मैं उन्हें वापसी का इजाजतनामा नहीं दूंगा। सप्लाई को मैं खुद अपनी निगरानी में मशीनों के जरिए उतरवा कर भिजवाऊंगा। उसके बाद मैं ट्रकों को वापस भेज दूंगा। अस खुद अपने दफ्तर जाकर चीफ बॉस हेनरी को रिपोर्ट दूंगा। अब ऐसा होगा कि ड्राइवरों को कमरे में भेजकर मैं तुम लोगों को पहले ट्रक से नीचे उतारूंगा और अपने दफ्तर में छुपा दूंगा। जूलिया भी वहीं बैठेगी। ट्रकों को वापस भिजवा कर मैं जूलिया समेत हेनरी के पास जाऊंगा। फिर हेनरी जब काबू में आ जाएगा, उसके बाद पावरलैंड का पूरा हेडक्वार्टर हमारे कब्जे में होगा। इमरान ने खिलाफ तवक्को पूरी संजीदगी से पूरी तफसील बताते हुए कहा, इमरान साहब, आपने तो ऐसे कह दिया जैसे पावरलैंड बैनुल अक़वामी मुजरिमों का हेडक्वार्टर ना हो, बल्कि कोई आम सा क्लब हो। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। ये तो मैंने अपने तौर पर इम्कानी सूरत बताई है। हो सकता है हूबहू ऐसा हो और ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, इसलिए हमें हर सूरत हाल के लिए होशियार रहना होगा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, कैप्टन शकील की बात भी दुरुस्त है, लेकिन मेरा तजुर्बा है कि बाज़ औक़ात इंतहाई कठिन नजर आने वाला मिशन इतनी आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं कि आदमी को यकीन नहीं आता। सफदर ने हंसते हुए कहा, लो भाई तैयार हो जाओ, वो सामने ट्रक जाते नजर आ रहे हैं। पहले इनसे आगे जाऊंगा और मैं ऐन इस वक्त पीछे आऊंगा जब हेडक्वार्टर नजदीक होगा। तुम सब तैयार रहो, तुम्हें 2 ट्रक पर बैठना होगा, इमरान ने कहा और वो सब चौंक कर सीधे हो गए। सामने वही 4 ट्रक कितार की सूरत में जाते दिखाई दे रहे थे और जीप अपनी खास तेजी रफ्तारी से दौड़ती हुई इनके करीब होती जा रही थी। हेनरी मेन लेबॉर्ट्री में अपने मखसूस दफ्तर में बैठा सामने रखी मशीन पर चलते बुझते बल्बों और डायलों पर नजर टिकाए हुए बैठा था। लेबॉर्ट्री में इस वक्त एक अहम प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था और लेबॉर्ट्री के इंतहाई वसी और अरीस हालनुमा कमरे में हर तरफ अजीब गरीब मशीनों का जाल सा फैला हुआ था। तमाम मशीनें काम कर रही थी और मशीन के सामने स्टूल पर बैठा हुआ एक एक शख्स उनकी कारकर्दगी को साथ साथ चेक कर रहा था। इस वसी और अरीस हाल के एक कोने में शफाफ शीशे का बना हुआ कैबिन हेनरी का खास दफ्तर था। इस दफ्तर में मेज पर एक काफी बड़ी मशीन रखी हुई थी। ये तमाम मशीनों की कारकर्दगी का नतीजा पेश करने वाली मशीन थी और हेनरी इस मशीन के जरिए प्रोजेक्ट पर होने वाले काम का जायजा लेने में मसरूफ था कि पास बड़े सुर्ख रंग के टेलीफोन की घंटी बज उठी। हेनरी ने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी अटेंडिंग, हेनरी ने तहमकाना लहजे में कहा। हैरी बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से हेनरी की नंबर 2 बॉस में हैरी की आवाज सुनाई थी। क्या बात है? हेनरी ने सर्द लहजे में पूछा। बॉस, एक अहम बात करनी है। बॉस, पैट्रिक थोड़ी देर पहले स्पेशल सप्लाई लेकर आए हैं। मैं सुपर चेकिंग कंप्यूटर पर मौजूद था। ट्रक में से 3 अफराद निकलकर बॉस पैट्रिक के दफ्तर में गए और अभी वहीं मौजूद हैं। ये तीनों अजनबी हैं और ट्रक के अंदर बंद होकर आए हैं। हैरी ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? हेनरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूं बॉस। मैंने सुपर चेकिंग कंप्यूटर पर उन्हें खुद चेक किया है। ड्राइवरों के अपने कमरे में जाने के बाद बॉस पैट्रिक ने खुद एक ट्रक का दरवाजा खोला और 3 अफराद बाहर आ गए। बॉस पैट्रिक उन्हें लेकर खुद अपने दफ्तर में गए। उनके साथ जो औरत बारबरा आई है, जिसके मुतालिक आपने मुझे पहले ही हिदायत दे दी थी, वो भी साथ ही दफ्तर में गई हैं और इस वक्त बॉस पैट्रिक सप्लाई जीरो विंग भिजवाने में मसरूफ हैं। हैरी ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। ओह, धोखा, बहुत बड़ा धोखा। ओह, मैं अब समझा। वेरी बैड। अच्छा, तुम ऐसा करो कि एक्टी-रेस के जरिए पैट्रिक को चेक करो, क्या वाकई ही ये असल पैट्रिक है। और सुनो, एक्टी-रेस स्पेशल इस्तेमाल करना ताकि पैट्रिक को इस चेकिंग का एहसास भी ना हो, और मुझे मेन लेबॉर्ट्री में कनेक्ट करो। मैं खुद उसे देखना चाहता हूँ, हेनरी ने 30-30 लहजे में कहा।
यस बॉस, अभी लीजिए बॉस, हैरी ने कहा और उसके साथ ही लाइन डेड हो गई। हैरी ने रिसीवर रख दिया। वो बुरी तरह अपने होंठ काट रहा था। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी और गाल बुरी तरह फड़कने लगे थे। उसके जहन में मुसलसल धमाके हो रहे थे। चंद लम्हों बाद सामने रखी मशीन में से मखसूस अंदाज में बजने वाली सीटी की आवाज बुलंद हुई और हैरी ने हाथ बढ़ाकर इसका एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे मशीन के ऊपर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन का एक कोना चौखट्टे के अंदर में रोशन हो गया। पहले तो इस पर छमाके से होते रहे, फिर एक मंजिर उभर आया। ये खासा बड़ा हाल कमरा था जिसमें से इस वक्त 4 ट्रक खड़े थे और मुख्तलिफ खुदकार मशीनें इन ट्रकों में से माल निकाल कर मखसूस रास्तों पर डाल रही थी। एक साइड पर दीवार के साथ पैट्रिक खड़ा था। वो बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा काम होता देख रहा था। हैरी ने पैट्रिक को देखकर होंठ भींच लिए। चंद लम्हे पैट्रिक नजर आता रहा, फिर अचानक जिस जगह पैट्रिक खड़ा था उसके ऊपर छत में से नीले रंग की शुआओं की चादर से निकलकर नीचे खड़े पैट्रिक पर पड़ी और पैट्रिक उसमें से नहासा किया। लेकिन चूंकि हेनरी जानता था कि ये रेस किसी तरह भी इंसानी आंख से नजर नहीं आ सकती, इसलिए पैट्रिक उसी तरह एतमीनान से खड़ा रहा। अचानक रेस में खुद भी पैदा हुई और उसके साथ ही पैट्रिक की शक्ल धुंधली होने लग गई। चंद लम्हों बाद धुंधलाहट खत्म हुई तो हेनरी बेइख्तियार कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब वहां पैट्रिक की बजाय एक एशियाई खड़ा हुआ था। ओह, ये तो इमरान है। इमरान पैट्रिक के रूप में है और ये क्या हो गया? हेनरी ने इतने जोर से दांतों में होंठ दबाए कि उसे मुंह में खून का जायका महसूस सा होने लगा। उसी में रेस खत्म हो गई और अब स्क्रीन पर दोबारा पैट्रिक खड़ा नजर आने लगा। हेनरी ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया तो स्क्रीन के कोने पर नमूदार होने वाला चौखट्टा तारीख होता गया। साथ ही टेलीफोन की घंटी दोबारा बज उठी और हेनरी ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। हैरी स्पीकिंग बॉस, आपने देखा कि वो पैट्रिक बॉस नहीं है बल्कि कोई एशियाई है। हैरी को पुरजोश आवाज सुनाई दी। सुनो हैरी, गजब हो गया। ये एशियाई वही इमरान है, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का इमरान, और बाकी अफराद इसके साथ ही हैं। ये लोग इंसान नहीं हो सकते। हालांकि मैंने L-64 हेलीकॉप्टर से खुद उन्हें उनकी जीपों समेत तबाह किया था, लेकिन ये फिर भी ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि सही सलामत हैं और यकीनन लेक्सी और पैट्रिक उनके हत्थे चढ़ गए हैं। और अब मुझे समझ आ रही है कि इमरान बारबरा के सिलसिले में क्यों इतना जोर दे रहा था, क्योंकि कोई औरत सप्लाई के साथ ना आ सकती थी। ओह, हेनरी ने बुरी तरह अपने बाल नोचते हुए कहा। लेकिन बॉस, ये औरत भी तो मर्दों की तरह ट्रक में छुपकर आ सकती थी। हेनरी ने कहा। हाँ, आ तो सकती थी, लेकिन कोई चक्कर होगा। बहरहाल अब उनका फौरी खात्मा होना चाहिए। फौरी? तुम ऐसा करो, मैग्नेट जीरो ऑपरेट्स को ऑन करके पूरा जीरो विंग ही उड़ा दो, तबाह कर दो जीरो विंग को, हेनरी ने चीखते हुए कहा। मगर बॉस, जीरो विंग की बजाय उनका खात्मा भी हो सकता है, हैरी ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। जो मैं कह रहा हूं वो करो, पूरा जीरो विंग उड़ा दो फौरन। ये लोग इंसान नहीं शैतान है। फर्दन फर्दन इनका खात्मा नामुमकिन है और अब ये हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके हैं और अब कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। हुक्म की तामील करो जल्दी, हैरी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। यस बॉस, अभी बॉस, हैरी ने घबराए हुए बुखलाए हुए लहजे में कहा और हेनरी ने पूरी कुव्वत से रिसीवर को रिडलर पर पटका और उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो शीशे के कैबिन से बाहर निकला और फिर तकरीबन भागता हुआ हाल कमरे के गेट से बाहर निकलकर बिजली की सी तेजी से भागता हुआ राहदारी के इख्तिताम पर जाकर रुका। उसने एक दरवाजा खोला, एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया तो कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। हेनरी बार बार मुट्ठियां भींच रहा था, उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। वो जोश और गुस्से में मेरी को जीरो विंग उड़ाने का हुक्म तो दे बैठा था, लेकिन यह ख्याल उससे बाद में आया कि जीरो विंग और मेन विंग आपस में मैग्नेट जीरो ऑपरेट्स के तहत जुड़े हैं और जैसे ही जीरो विंग तबाह हुआ मेन विंग का मैग्नेट ऑपरेट्स भी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। लेकिन अब हैरी को मना करने का वक्त ना रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी राब्ता खत्म होते ही मैग्नेट ऑपरेशन रूम की तरफ लपका होगा। अब तो एक ही सूरत थी कि जीरो विंग तबाह होने से पहले मेन विंग का ऑपरेट जीरो विंग से अलहदा कर दिया जाए। इसलिए वो अब मेन विंग के मैग्नेट ऑपरेशन रूम की तरफ दौड़ता जा रहा था। कमरा जैसे ही रुका वो दरवाजा खोलकर भागता हुआ एक बड़े से कमरे पे पहुंचा। इस कमरे के एक कोने में नीले रंग की मशीन फर्श से छत तक चली गई थी और इसमें से नीले रंग के बड़े बड़े पाइप चारों तरफ दीवारों पर गायब हो रहे थे। हेनरी तेजी से मशीन की तरफ लपका और उसने यूं उछलकर इसका एक लीवर नीचे की तरफ दबाया, जैसे अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो कयामत टूट पड़ेगी। लीवर नीचे होते ही मशीन पर गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज उभरी और मशीन से निकलकर नीचे फर्श की तरफ जाने वाला पाइप यकलक दोनों अतराफ से सिकुड़कर पीछे की तरफ हटा और दरमियान में खलासा पैदा हो गया। हैरी इत्मीनान का तवील सांस लिया और फिर मशीन का एक खाना खोलकर उसने इसमें मौजूद लोहे के पाइप कैप उठाई और उसे मशीन वाले हिस्से के सिरे पर चढ़ाकर उसने की साइड पर लगा हुआ लीवर ऊपर कर दिया। कैप ने अब इस पाइप के सिरे को पूरी तरह बंद कर दिया। उसी लम्हे दूसरे हिस्से के खुले सुराख से नीले रंग का एक तेज शोला निकला और वो पाइप कैप पर पड़ा।
शोला सिर्फ एक बार ही लपका था, लेकिन इस बार की वजह से पाइप के सुर्ख अंगारा हो गई और एक तरफ खड़े हेनरी का जिस्म भी इख्तियार लरजने लगा। अगर ये शोला एक लम्हे पहले निकलता तो इस वक्त पूरा मेन विंग पुरसे हो चुका होता। एन उसी लम्हे कमरे का फर्श और दीवारें बुरी तरह लरजने लगी और फिर इस तरह खौफनाक धमाके की आवाज़ सुनाई थी कि हेनरी ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। कमरे का फर्श बुरी तरह कांप रहा था, ऐसे जैसे कोई खौफनाक ज़लज़ला आ गया हो। यह हरकत सिर्फ चंद सेकंड रही और उसके बाद हर चीज़ साकित हो गई। हेनरी ने पहले तो एक तवील सांस लिया, फिर वो मुसलसल तेज सांस लेता चला गया। हेडक्वार्टर का जीरो विंग तबाह हो चुका था। कोई ये एक अहम विंग था। हेनरी जानता था कि उसकी तबाही से पावरलैंड को किस कदर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन उसे कम से कम एक इत्मीनान था कि इस तरह पावरलैंड के बदतरीन दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। वो तेजी से दोबारा लिफ्ट वाले कमरे में आया और फिर लिफ्ट जब ऊपर पहुंचकर रुकी तो उसी तरह दौड़ता हुआ वापस उसी हाल में आया। बॉस, जीरो विंग तबाह हो गया मुकम्मल तौर पर। उसके हाल में दाखिल होते एक आदमी ने सहमे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम है, मेरे ही हुक्म से उसे तबाह किया गया है। ये जरूरी था, हेनरी ने होंठ भींचते हुए कहा। लेकिन बॉस, ये तबाही ऊपर ही सतह जमीन पर भी फैली होगी और उसके और लर्जिश दूर दूर तक गई होगी। इस तरह हुकूमत एक्रीमिया को भी यकीनन इसकी इत्तला मिल जाएगी। एक और ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम लोग अपना काम करो, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। हेनरी ने कहा और तेज तेज कदम उठाता अपने कैबिन में घुस गया। उसी लम्हे सुर्ख रंग के टेलीफोन की घंटी बज उठी और हेनरी ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हेनरी ने तकरीबन चीखते हुए कहा, बॉस, हुक्म की तामील हो चुकी है। जीरो विंग इन लोगों समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वैसे बॉस, इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और गिर्द के बादल चारों तरफ फैल गए हैं। हैरी की सहमी हुई आवाज़ सुनाई थी। अच्छा सुनो, इन लोगों की लाशें भी तलाश करो और फौरी तौर पर बिल्डर्स विंग की तमाम मशीनरी इस जीरो विंग को मुकम्मल तौर पर कीमोफ्लाज करने में लगा दो। मुकम्मल सेक्शन, बाकी सारा काम बंद करो। मैं इसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे दे सकता हूँ। हेनरी ने तेज लहजे में कहा। बॉस, 4 घंटे तो बहुत थोड़े हैं, बहुत बड़ा एरिया तबाह हुआ है। हैरी ने कहा, शट अप नॉनसेंस, 4 घंटे भी बहुत हैं। सारा काम बंद करके उसी काम में लग जाओ। तमाम सेक्शन में काम बंद कर दो और उसे फौरी तौर पर कीमोफ्लाज करो, फौरी तौर पर। हेनरी इतने जोर से चीखा कि शीशे की दीवारें भी झनझना गई। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी बॉस, हैरी ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। और हेनरी ने पहले की तरह एक बार फिर रिसीवर को रिले पर पटक दिया और खुद कुर्सी पर ढेर सा हो गया। इमरान उसके साथी तो बहरहाल खत्म ही हो गए थे, लेकिन हुकूमत एक्रीमिया वाला मसला बहरहाल अब ज्यादा खतरनाक हो गया था। इस धमाके के इर्द गिर्द के बादलों की रिपोर्ट लाजिमन आला हुक्काम को होगी और वो जानता था कि इनकी इंक्वायरी टीमें या धमाके की तहकीकात लाजिमन करेंगी। आज तक पावरलैंड की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि पूरी दुनिया में किसी को ये इल्म ना था कि पावरलैंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन अब इस धमाके ने यह राज खोल दिया था और हेनरी को अब मुर्दा इमरान और उसके साथियों पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने मरते मरते भी पावरलैंड के लिए खतरनाक मसला पैदा कर दिया था। बहरहाल वो सोच रहा था कि कीमोफ्लाज हो जाए, फिर वो इस बारे में भी कोई खसूसी इंतजाम करेगा। इमरान बड़े इत्मीनान से खड़ा ट्रकों से स्पेशल सप्लाई उतरवा रहा था कि अचानक साइड रूम का दरवाजा खुला और सफदर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से जोश की आसार नुमाया थे। क्या बात है सफदर? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, आप पर छत से नीले रंग की शुआएं बड़ी हैं। नारायण शुआओं की वजह से आपकी असल शक्ल दफ्तर में रखी मशीन में नजर आई है। सफदर ने तेज लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? नीले रंग की शुआएं मुझ पर और असली शक्ल नजर आई है। इमरान सफदर की बात सुनकर बेइख्तियार उछल पड़ा। हाँ, हम आपके दफ्तर में बैठे थे कि अचानक कोने में मौजूद एक मशीन खुद ब खुद चल पड़ी। हम चौंक कर उसे देखने लगे तो इस पर स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर पहले तो झमाके होते रहे, फिर इस हाल कमरे का मंजर उभर आया। आप यहाँ खड़े थे कि छत से हल्की नीले रंग की शुआ आप पर पड़ी और आपकी शक्ल पहले तो धुंधला गई, फिर जब धुंधलाहट दूर हुई तो आप अपनी असल शक्ल में स्क्रीन पर खड़े नजर आए। इसके फौरन बाद मशीन खुद ब खुद बंद हो गई और मैं यहाँ दौड़ आया। सफदर ने तेज तेज लहजे में सारी बात बता दी। ओह, इसका मतलब है हम चेक कर लिए गए हैं। आओ, इमरान ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा और तेजी से दफ्तर की तरफ दौड़ पड़ा। दफ्तर में सारे साथी सफदर की तरह बुखलाए हुए खड़े थे। इमरान दफ्तर में दाखिल होते ही जल्दी से उसी मशीन की तरफ लपका जिसने नीले रंग की शुआओं की निशानदही की थी। कमरे के कोने में यही एक मशीन थी जिस पर स्क्रीन भी फिट थी, इसलिए इमरान समझ गया कि सफदर इसी मशीन की बात कर रहा है। इमरान एक लम्हे के लिए मशीन का जायजा लिया, फिर उसने तेजी से उसके निचले हिस्से पर लगे हुए बटनों को कितार में से बारी बारी सारे बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। चौथा बटन प्रेस होते ही मशीन में से ऐसी आवाज निकली जैसे टेलीफोन की घंटी बज रही हो और इमरान ने हाथ रोक लिया। फिर जैसे रिसीवर उठाया जाता है ऐसी आवाज निकली। हैरी स्पीकिंग बॉस। आपने देखा कि वो पैट्रिक बॉस नहीं है बल्कि कोई एशियाई है। मशीन में से एक पुरजोश आवाज बरामद हुई। सुनो हैरी, गजब हो गया, ये एशियाई वही इमरान है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इमरान।
और हैनी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान होठ नीचे इन दोनों की गुफ्तगू सुनता रहा और जब हैनी ने हैरी को मैग्नेट जीरो ऑपरेट से पूरा जीरो विंग उड़ाने का हुक्म दिया तो इमरान पूरी तरह उछल पड़ा। ओह वेरी बैड, आओ मेरे साथ, हमें फौरन विंग छोड़ना होगा, जल्दी करो, इमरान ने चीखते हुए कहा और तेजी से शुमाली साइड पर मौजूद दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मशीन से हैनी और हैरी की बातें करने की आवाज उसी तरह सुनाई दे रही थी। इमरान को इस तरह बुखलाए अंदाज में दौड़ते देखकर बाकी साथी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इमरान दरवाजा खोलकर एक राहदारी में आया। वो बेतहाशा इस राहदारी में दौड़ रहा था। उसने पैट्रिक से मेन विंग जाने का रास्ता पूछ लिया था। उसे मालूम था कि राहदारी के इख्तिताम पर एक छोटा कमरा लिफ्ट की तरह नीचे उतरता है। यहाँ एक चौड़ी सुरंग है। इस सुरंग में एक इलेक्ट्रिक कार मौजूद है। इस सुरंग का इख्तिताम मेन विंग के आगाज पर होता है जहाँ स्पेशल कंप्यूटर नस्ब है और हैनी की खसूसी हिदायत के बगैर कंप्यूटर मेन विंग का रास्ता नहीं खोलता। पहले तो इमरान का इरादा यही था कि वो रिपोर्ट देने और जूलिया को मिलाने के लिए हैनी से बात करेगा और जाहिर है हैनी रास्ता खोल देगा। इस तरह वो हैनी के सर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये ना रही थी। चंद लम्हों बाद वो सब इस इलेक्ट्रिक कार तक पहुंच गए। इलेक्ट्रिक कार छोटी थी लेकिन ऊपरी हिस्से खुली हुई थी। इमरान ने अपने साथियों को इसमें बैठने के लिए कहा और खुद उछलकर इसकी फ्रंट सीट पर बैठ गया। बाकी साथी भी छलांगे लगाकर इस पर बैठ गए और इमरान ने सामने लगे हुए बटनों के पैनल में स्टार्ट वाला बटन दबा दिया। इलेक्ट्रिक कार ने एक झटका खाया और दूसरे लम्हे वो वाकई ही बिजली की सी रफ्तार से सुरंग में बिछे हुए ट्रैक पर दौड़ने लगी। अभी इलेक्ट्रिक कार दौड़ ही रही थी कि यकलक सुरंग का फर्श लरसने लगा और कार हचकोले खाने लगी। इमरान ने जल्दी में से बटन ऑफ किया तो इलेक्ट्रिक कार रुक गई क्योंकि कार किसी भी लम्हे उलट सकती थी, इसलिए इमरान ने उसे रोक दिया था। नीचे उतरो, विंग तबाह हो रही है, सुरंग के इख्तिताम की तरफ दौड़ो, इमरान ने चीखते हुए कहा और वो सब इमरान के पीछे बेतहाशा आगे की तरफ दौड़ने लगे। दीवार के साथ साथ दौड़ो, इमरान ने चीख कर कहा और अब सुरंग बुरी तरह लरसने लग गई थी। उसी लम्हे सुरंग ने एक मोड़ काटा और फिर सामने वाली दीवार नजर आने लगी। दीवार नजर आते ही उन्होंने और ज्यादा कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसी लम्हे खौफनाक धमाका हुआ। इन सबको यूं महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो और वो इसी तरह उछलकर आगे जा गिरे जैसे किसी गेंद को फिजा में उछाल दिया हो। उसके साथ ही उन्हें अपने जिस्मों पर बेपनाह दबाव का एहसास हुआ। फिर उनके जहन एक सेकंड से भी कम अरसे में उनका साथ छोड़ गए। अचानक दर्द की तेज लहर ने इमरान के शऊर को झंझोड़ा और इमरान को यूं महसूस होने लगा जैसे उसके जहन में से तारीकी चादर खिसकती जा रही हो। उसी लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म किसी भारी चट्टान के नीचे दबा हुआ हो। इमरान ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में यकलख्त जैसे मिर्चें सी भर गई। लेकिन अब उसका जहन बेदार हो गया था और जहन के बेदार होते ही खौफनाक धमाके की बाज़िगश जहन में गूंजने लगी। इमरान ने एक बार फिर आंखें खोली तो आंखें खुलने के बावजूद उसे तारीकी ही तारीकी नजर आई। उसने जिस्म को हरकत देनी चाहिए लेकिन वो जिस्म को हिला भी ना सका। अलबत्ता उसके दाएं हाथ ने जरा सी हरकत की तो इसने उसे जोर जोर से हिलाया और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म रेत में दफन हो। वो मुसलसल जोर लगाता रहा और चंद लम्हों बाद उसका हाथ उसके चेहरे तक पहुंच गया। उसने हाथ से आंखों को साफ किया तो उसे हल्की हल्की रोशनी सी महसूस हुई और फिर वो समझ गया कि वो किसी सूरत हाल से दो चार है। सुरंग का पूरा मलबा इस पर आ गिरा था लेकिन यह मलबा बजरी के ज़र्रात की शक्ल में था। सुरंग की छत जो कि मजबूत तरीन फौलादी जाली से बनी हुई थी वैसे ही कायम थी। वो भी शायद इसलिए कि यह जीरो विंग का इख्तितामी हिस्सा था। यहाँ तक धमाके के असरात आए थे, बराह रास्त ये हिस्सा धमाके की जद में न था। इस बात का एहसास होते ही इमरान को हौसला सा हुआ और उसने जल्दी से अपने जिस्म को जोर जोर से हरकत देनी शुरू कर दी और थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो बारीक बजरी की इस ढेर से सही सलामत निकल आने में कामयाब हो गया। अब उसकी आंखें अंधेरे को आदी हो गई थी, इसलिए उसे इर्द गिर्द का माहौल कुछ कुछ नजर आने लगा था। सामने वाली दीवार का एक हिस्सा भी टूटा हुआ था। इमरान ने जल्दी से अपने साथियों को तलाश करना शुरू किया। फिर उसे करीब ही जूलिया की कराहत सुनाई दी। उसने जल्दी से दोनों हाथों से बिजली का ढेर हटाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद वो जूलिया को इसमें से बरामद करने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो बिजली की सी तेजी से बिजली के ढेर हटाने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर बाद वो तनवीर, सफदर और कैप्टन शकील को इस ढेर से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। लेकिन ये तीनों बेहिस्सो हरकत पड़े थे। इमरान ने उनकी नब्जें टटोली तो उसे सुकून सा हो गया। वो तीनों जिंदा बहरहाल थे जबकि जूलिया मुसलसल करा रही थी लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। इमरान ने उनके चेहरों को साफ किया और फिर होश में ले आने की जद्दोजहद में मसरूफ हो गया। बजरी की बारीक सर्रों के ढेर में दब जाने की वजह से उनके जिस्मों को शदीद तरीन चोट आई थी लेकिन खाक और मुंह में ज़रात ने घुसकर हवा के रास्ते बंद कर दिए थे। इसलिए इमरान को इंतहाई तेज रफ्तारी से उनकी नाक के नथनों में उंगली डालकर उन्हें खोलना पड़ा। जल्दी वो इसलिए कर रहा था कि हवा की मुकम्मल तौर पर मसरूत हो जाने से वो किसी भी लम्हे वाकई ही मर सकते थे।
और फिर उसकी फुर्ती ने काम दिखाया और थोड़ी सी जदोजहद के बाद वो उन्हें होश में ले आने में कामयाब हो गया। पहले तो तनवीर और जूलिया होश में आते बुरी तरह चीखने लगे, लेकिन जब इमरान ने उन्हें तसल्ली दी तो वो खामोश हो गए। इंतहाई हैरत अंगेज, मैं कभी सोच भी ना सकता था कि हम बच भी सकते हैं। जूलिया ने पूरी तरह होश में आने के बाद अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा, दरअसल हमसे बड़ा ढीठ इस दुनिया में अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। लोग तो नजरों के तीरों से शहीद हो जाते हैं और हम पूरा जीरो विंग तबाह हो जाने के बावजूद वैसे के वैसे बैठे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसमें भी उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अब प्रोग्राम क्या है, यहां से निकलना भी है, यहां बजरी के ढेर पर बैठकर बस बातें ही करते रहना है। सफदर ने कहा, वो एक गाना है जाएं तो जाएं कहा, वो मुझे आज याद आ रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसने हाथों से कपड़े झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कपड़े तो बजरी के ढेर में दफन होने की वजह से बजरी के रंग के ही हो चुके थे। बाकी साथी भी उठ खड़े हुए और फिर इमरान दीवार में बने हुए सुराख की तरफ बढ़ने लगा। उसने दीवार से जरा हटकर सुराख में दूसरी तरफ झांका तो दूसरी तरफ उसी तरह एक सुरंग सी जा रही थी। आओ भाई, जब आदमी ठीक हो तो रास्ते भी खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, इमरान ने कहा और फिर दीवार के इस सुराख को क्रॉस करके दूसरी राहदारी में दाखिल हो गया। उसका अंदाज खासा झिझक लिए हुए था। शायद उसका ख्याल था कि कोई अलार्म वगैरह ना बज पड़े, लेकिन दूसरी तरफ पहुंच जाने के बावजूद जब कुछ ना हुआ तो इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और बाकी साथियों को अंदर आता हुआ देखने लगा। जब सब साथी सुराख को क्रॉस करके मेन विंग की राहदारी में आ गए तो इमरान आगे की तरफ चल पड़ा। इस राहदारी में रोशनी थी, इसलिए वो अब एक दूसरे को अच्छी तरह दिख सकते थे। सबके सब इंसानों की बजाय भूत लग रहे थे। असले का क्या होगा, सफदर ने पूछा। जूलिया हमारे साथ है, फिर असले की क्या जरूरत है, इमरान ने बड़े संजीदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। शट अप, अब तुम घटिया बातें करने लग गए हो, जूलिया ने गुस्से से फुनकारते हुए लहजे में कहा। हालत ही इस वक्त ऐसी है कि अभी तो तनवीर नहीं बोला और अगर बोल पड़ा तो तुम अच्छी तरह समझ सकती हो वो क्या बोलेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तनवीर ने होंठ भींच लिए, उसने कोई जवाब ना दिया। शायद इस होलनाक वाक़ये की वजह से उसके जहन पर अभी तक असर मौजूद था। ये सुरंग आगे जाकर दाएं तरफ को घूम रही थी। फिर वो जैसे ही सुरंग में मुड़कर आगे की तरफ बढ़े, यकलख्त उन्हें अपने उकब में तेज तेज सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और वो सब बेख्तियार उछलकर मुड़े और दूसरे लम्हे इमरान के हलक से एक तवील सांस निकल गया, क्योंकि सुरंग को जहां मोड़ा था वहां छत से फर्श के अंदर अंधे लेकिन मोटे शीशे की दीवार कायम हो गई थी। उसी लम्हे उन्हें आगे की तरफ भी वैसी ही आवाज़ सुनाई दी और पलक झपकने में वैसी ही दीवार दूसरी तरफ भी कायम हो गई। लो भाई, मसला खत्म हुआ, अब कम अज कम हम नहा धो तो लेंगे, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। नहा धोकर क्या मतलब, सबने बेख्तियार चौंक कर कहा। भाई अब हैनी तो बदसौक तो नहीं हो सकता कि मैं इस हालत में कब्र में उतारेगा, कफन तो पहनाएगा और जाहिर है कफन से पहले मर्दों को नहलाया भी जाता है, इमरान ने जवाब दिया और सबके चेहरे यकलख्त खिंच से गए। तुम नहाने धोने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे जिस्म की रेस ले उड़ूंगा। इसी लम्हे सुरंग की छत से हैनी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इसका लहजा बता रहा था कि वो सख्त बुखलाया हुआ है। Like, comment, share, press the bell icon